अकॉर्डिंग टू यस। तो हमें C1 के बारे में दी नहीं हुई है सर, उस पर कैसे करेंगे? दी हुई है। ध्यान से पढ़िए अच्छा, देखा क्वेश्चन। नहीं मैंने। माइनस लॉग C1 इज इक्वल टू C2 दिया हुआ है बेटा। ओ, हम्म, ओके, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा 0.06 3/2 -5/2। ये कितना हो जाएगा -0.06 वोल्ट। यस सर। तो ये ऑफ सेल निकल गया। अगर हमसे यहीं पे कहते बस। कि फाइंड पोलैरिटी, फाइंड या राइट करेक्ट सेल। पोलैरिटी तो करेक्ट लिखना होगा तो बेटा कैसे लिखेंगे? पोलैरिटी, हम्म, इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब वही कि जो अभी सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ना, नेगेटिव हो गया। तो हाँ इस सर, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। हम इसको क्या करेंगे, पोलैरिटी मतलब सही कर देंगे। यानी नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे, यानी कैथोड को एनोड। मतलब कैथोड को एनोड बना दो। हाँ, उसी को तो साइन को ही तो पोलैरिटी कहते हैं सेल में। तो कैथोड पे प्लस ओके। साइन, एनोड पे माइनस साइन होता है, तो उसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे। कैथोड को जो है वो यस। माइनस बना देंगे, यानी उसको एनोड बना देंगे। तो अगर उसको लिख भी दिया जाए तो ऐसे लिख देंगे। कैसे? प्लेटिनम सॉरी H2 गैस ऑब्लिक Ha2 एक्वस Ha1 एक्वस H2 गैस। ठीक है ना? यस। चलिए, एक थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ये इसमें भी आयनिक का कॉन्सेप्ट है। डिटरमाइन या कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस याद है? एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ H5NH3Cl सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट याद है? हाँ। उन साल्ट्स का हाइड्रोलिसिस होता था जिनका एक पार्ट वीक एसिड या वीक बेस से बना होता था। ओके सर। हम्म। तो इसकी सेल जो है वो लिखी हुई है। सेल रिप्रेजेंटेशन है H2 गैस H+ एक्वस। इसमें हाइड्रोलिसिस वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए।
NH3, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खाली बेसिक भी याद होगा तो हो जाएगा। H2 गैस। लेकिन अल्फा की जगह हम स्मॉल h यूज करते थे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। ओके सर। हम्म। जैसे ये वाला साल्ट है हमारा, इसको लिख लेते हैं C6H5NH3Cl। अब ये क्या होगा, पानी के साथ हाइड्रोलाइज हो जाए। और हाइड्रोलाइज कौन सा वाला पार्ट होता है, जो वीक पार्ट होता है, जो वीक एसिड या वीक बेस से आया होता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो वीक है, एनिलीन से आया है ये। और ये जो है ओके सर। Cl वाला पार्ट, तो इसलिए जो है ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, कौन करेगा, ये वीक पार्ट करेगा। ओके। हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या बना देगा, C6H5NH3OH प्लस H। बस ये इक्वेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको मालूम है कि स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके मोल्स हमको मान लीजिए सपोज C दिए हुए हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं ये C दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू है 1/32, और इसकी वैल्यू है 1 मोलर। और ये प्रेशर है 1 atm, ये भी प्रेशर है 1 atm। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर H है तो बेटा क्या हो जाएगा, कितना पार्ट इसका हाइड्रोलाइज होगा, -CH। तो कितना कितना पार्ट मिलेगा हमको, ये भी CH मिलेगा और ये भी CH मिलेगा। जैसे अल्फा पार्ट टूटता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता था, तो कितना पार्ट ब्रेक हुआ, C अल्फा। कितना बना प्रोडक्ट में, C अल्फा, C अल्फा। तो वही हाइड्रोलिसिस में हो रहा था। आज रिवाइज यस करिए, सर। तो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाले को करेंगे। ठीक है सर। हाँ। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की इक्वेशन लिख दीजिए। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या हो जाएगा, CH × CH। इसका स्क्वायर कर दूं सीधे, प्रोडक्ट हाँ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय C - CH। ये हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, CH² डिवाइडेड बाय 1 - H। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, इसलिए कि H की वैल्यू बहुत बहुत कम होती है 1 से। वही जो अल्फा जैसे निकालते थे। हाँ सर। यस सर। कितना पार्ट आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसमें कहा क्या है आपसे, यही H निकालना है। अब H कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा CH है, यहाँ से H हमें पता चल जाए। और वो कैसे पता चलेगा बताइए, हमें दिख रहा है कि अगर मुझे कहीं से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता चल जाए तो यहाँ से मुझे CH मिल जाएगा। मिल जाएगा, नहीं ओके मिलेगा। सर। मिल जाएगा। और मिल जाएगा तो इससे जो है वो मुझे जो है CH पता चल जाएगा। चलिए, क्योंकि C की वैल्यू तो दी हुई है ना, ये कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर और 1/32। तो 1/32 वाली यूज होगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो वीक सॉल्ट का हो रहा है। हाँ सर। और मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आप निकाल दीजिए, बस हो गया आंसर। जो पार्ट आपको याद नहीं था वो मैंने बता दिया, बाकी आप करिए। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ओके सर। उन्होंने एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया और 1/32 है क्या सर? दोनों तरफ जो है वो एसिड है ना, दोनों तरफ जो है वो H पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वही pH वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बस 0.06
pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। हाँ सर। चलिए तो निकालिए जल्दी से। pH ऑफ पीएच एनोड ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, और 0.06 पीएच एनोड हो गया 1/2। पी के कितना है सर? pH एनोड कितना हो गया बेटा? वो कितना है सर, क्या कहते हैं, pH वैल्यू? एनोड कितना है? 1 मोलर है ना कंसंट्रेशन, ये तो रही। हाँ सर। 1 मोलर तो के लिए पीएच pH तो कितनी होगी? 0। जीरो। हाँ बोलिए, सर, वन जीरो। मोलर के लिए pH 0 होगी नहीं होगी? हाँ सर, होगी सर। और इसलिए कैथोड पे बुक 1/32 लिखा है सर। हम्म, और कैथोड पे क्या हो जाएगी? सर 1/32 लिखा है क्या? हम्म, हाँ, वन अपॉन तो 32 लिखा है। लेकिन ये साल्ट की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन की थोड़ी कंसंट्रेशन है। इसलिए आप यहाँ से यस सर। डायरेक्ट पीएच नहीं निकाल सकते। पीएच के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन में एक चीज मुझे और देनी चाहिए थी। एच की वैल्यू देनी चाहिए थी। ई ऑफ सेल इज -0.18। अब हो जाएगा सर। हम्म, अब हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -0.18। तो यहाँ से pH ऑफ ये हो जाएगा -0.3। कैथोड, हाँ, नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा। तो 0.3 इज इक्वल्स टू पीएच तो यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10 की पावर। 10⁻³ तो देखिए, इतना पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, और ये वाला पार्ट जो है ये किससे है? ये आयनिक केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम। है। तो ये तो दोनों ऐसे पार्ट क्वेश्चन नीट में आएंगे क्या सर? है बेटा। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं क्या सर? अब बेटा ये आपको जो है प्रैक्टिस करके देखना है खुद से, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं मॉड्यूल में? नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तो आकाश शुरू भी नहीं हुआ तो। हम्म, कोई मॉड्यूल देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऑनलाइन पड़े हुए हैं। ओके। हम्म, लेकिन दिमाग में फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है कोई सर। मुश्किल नहीं है, चाहे इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा, मैं इसीलिए एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि फॉर्मूले का यूज जो है वो क्लियर होता चला जाए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से बताइए, आप निकाल सकते हैं एच की वैल्यू? नहीं, क्या हो जाएगा? एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई 10 टू द पावर पावर माइनस -3, कॉन्सेंट्रेशन उसके की लिए वन वैल्यू अपॉइंट थर्टी कितनी टू है? तो एच की वैल्यू आ जाएगी सर 1/32। 32 टू द पावर -3, तो मतलब 3 टू द पावर -2। हम्म, तो ये 1/32 से हम वापस जब इतना भी क्रॉस होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहीं पे लिख देता हूँ, × 32 हो जाएगा। ठीक है ना? Yes. ये क्या है? 1/32 × तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच की वैल्यू आ गई। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 3.2 इंटू 10 की पावर -3 -2। ठीक है, अब यहां से के की वैल्यू निकाल लीजिए, के एच की। के एच की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? एच की वैल्यू हो जाएगी सर 3 पी एच स्क्वायर CH²। वन तो बाय सी एच थर्टी की, टू इंटू एच तो अगर कितना हम है? उसको 3 मान लेते हैं सर, मतलब नहीं, 3 ये मानने की 3 क्यों जरूरत माने? 32 ही रहने देते हैं ना, 32। है। सॉरी, इंटू 3.2 सर, 3.2। हाँ 3.2। मैं 32 ही कर देता हूँ, इंटू ओके सर। 10 की पावर 32 32 दो बार कर रहा -6। हूँ, है ना?
-6, यस। 32 × 32 इंटू 10 इंटू टू पावर माइनस, पावर -6 हो तो गया। 3 पॉइंट 10 टू द पावर -5। 32 कट गया, तो के एच की वैल्यू आ गई 3.2 × 10⁻⁻। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, कई सारी चीजें गुजरी। चलिए जल्दी से इसको रिवाइज करिए, एक दो क्वेश्चन ये जो मैंने कराए हैं, वीक एसिड वाला और ये, फिर उसके बाद आगे करेंगे। यस सर। ओके सर। हम्म, चलिए, तो एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देते हैं। सेल दी हुई है प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस ऑब्लिक H प्लस एक्वस P1 एंड P1 एंड concentration of P1 H प्लस एक्वस P2 एंड H2 गैस प्लेटिनम। A E of cell is equal to 0.06/1 log root P1 upon P2 and P2 upon C1 B pi 0.06/2 log P1 upon P2 and P2 upon C1 square P5 for spontaneity P1 upon P2 should be greater than C1 upon C2 or B for spontaneity P1 upon P2 is greater than C2 upon C1। तो ये आपको एक सेल मैंने दे दी है, और ये कुछ आंसर ई सेल के लिख दिए हैं, और कुछ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन लिख दी है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
ओके सर, तो बस ई सेल की इक्वेशन लिख दीजिए, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा आंसर सही है। हाँ, ओके। क्योंकि सेल की इक्वेशन से ही आपको स्पॉन्टेनिटी का भी पता चलेगा। तो इसका आंसर बी है क्या? डी। बी बी बी। डी। बी सर, बी। डी, ये वाला ना। हाँ सर। यस, यही है। ई ऑफ सेल लिखेंगे तो यही इक्वेशन बन रही है। इन दोनों में से कैसे पता लगा ये दोनों नहीं है? सर क्योंकि हम्म स्पॉन्टेनिटी के लिए लॉग का जो फैक्टर है आगे वाला, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है ना? इसका मतलब P1/P2 इंटू C1C2/C1 का स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन वन। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां से, तो क्या आ जाएगा? बोलिए। हम्म। हम्म तो लेसन, तो दूसरा वाला भी लेसन वन होगा सर। हाँ, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो P1/P2 शुड बी ग्रेटर देन C2, हाँ, C1/P2, और इसका रूट हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो ये वाली कोई भी कंडीशन यहाँ पर है ही नहीं। इसमें तो रूट जो लगा हुआ है वो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स के ऊपर लगा हुआ है। यस सर। तो इसलिए ये इससे मैच नहीं कर रहा है। चलिए, आज का लास्ट हमारा इलेक्ट्रोड है, दैट इज मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल salt anion इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ट्रिपल भी बुलाते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। ठीक है। होता क्या है इसके अंदर? वही, एक आप हाफ सेल ले लीजिए, हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड ले लीजिए। इस इलेक्ट्रोड में एक सॉल्यूशन भर दीजिए।
कलर थोड़ा लाइट हो गया है, डार्क कर दूं? ये जो सॉल्यूशन होगा ये एनायन का होगा। और एनायन कौन सा होगा? जिसका साल्ट होगा। ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर साल्ट होगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। ये क्या है? स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, ट्रिपल एस। तो मान लीजिए मेरी रॉड ये है सिल्वर की, तो ये साल्ट मैं कौन सा लूंगा? स्प्रिंगली सोल्यूबल AgCl ले लिया। हमें मालूम है यही इनसॉल्युबल होता है। यस। बहुत थोड़ा सा डिजोल्व होता है। तो अनायन कौन सा लूंगा? इसी स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट का अनायन लूंगा, यानी Cl नेगेटिव। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? इस इलेक्ट्रोड की कहानी। हाँ सर। मेटल स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। अब इसको लिखने ओके का सर। तरीका देख लेते हैं। लिखने का ठीक है तरीका, सर। Ag जैसे है ऊपर से चलिए और नीचे लिखते चले जाइए। फिर उसके बाद क्या है? AgCl सॉल्ट है तो वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है? अनायन, वो लिख दीजिए। ठीक है ना? तो ये हो गया सारा। इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिए लेड का अगर होता, तो लेड का कैसे लिखते? Pb ऑब्लिक Pb। मान लीजिए सल्फेट एनायन है इसके अंदर, ऑब्लिक। तो यहाँ पे एनायन कौन सा होगा? SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए Ag का एक और लिख देता हूँ। Ag मान लीजिए साल्ट है सिल्वर डाइक्रोमेट, Ag2Cr2O7 ऑब्लिक Cr2O7 नेगेटिव। यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो यस सर। ये सब जितने भी मैंने इलेक्ट्रोड लिखे हैं, ये कौन से वाले इलेक्ट्रोड हैं? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जीरो से कहाँ जा रहा है? +1 पे। बोलिए। यहाँ पे जीरो से हाँ कहाँ जा रहा है? +2 पे। यहाँ पर भी जीरो से कहाँ जा रहा है? +1 पे। तो सब ऑक्सीडेशन हो प्लस। रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है। तो इसी का अगर मुझे कैथोड लिखना हो तो क्या हो जाएगा? उल्टा। Ag2Cr2O7। हाँ, और कैथोड ऊपर से ही लिखते हैं, सारे दोबारा लिख देते हैं। तो ठीक है सबसे सर। पहले आ जाएगा तो नेगेटिव। फिर आएगा बीच में फिर वही Cl। AgCl फिर फिर Ag। आएगा Ag। अब यहाँ पे देखिए +1 से 0 पे जाएगा। ये कैथोड हो गया। दूसरा वाला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 एंड Pb सॉलिड। ये सब सॉलिड है, ये लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये वाला भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है ना? यस। हम्म,
तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन एस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए अब इसकी सेल इक्वेशन लिखने का तरीका सीख लेते हैं, वो भी सिंपल है। पहले क्या होगा, सबसे पहले तो क्योंकि स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, तो साल्ट जब पानी में जाएगा तो ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके बाद ही तो शुरू होगा। ठीक है ना। यस सर। अब क्योंकि हम लोग रिडक्शन की बात कर रहे हैं, कैथोड की एसआरपी निकालना है, तो हम लोग कैथोड वाला, ये साल्ट गया और जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसका Ag प्लस वाला पार्ट यस सर। होगा, इलेक्ट्रॉन ले करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस होकर के। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, AgCl सॉलिड प्लस, ये Ag पॉजिटिव तो कट जाएगा बेटा, बोलिए। कैसे? Ag पॉजिटिव कट जाएगा ना, दोनों तरफ है। हाँ, तो +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Ag plus Cl माइनस। गिव्स राइज टू Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये कौन यस। से कहाँ पर हो रहा है ये रिएक्शन, कैथोड पे। क्या थोड़? ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एसआरपी निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए कैथोड वाला लिखा। अगर एनोड वाला कहेगा तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यस सर। Cl माइनस एक्वस प्लस Ag सॉलिड गिव्स राइज टू AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ होगा, एनोड पे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। वेरी गुड। अच्छा देखिए एक चीज और, ये सारे जितने भी रिएक्शंस हैं, ये सब के सब हाफ सेल रिएक्शन है। ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है। ठीक है, ये भी हाफ, ये तो खैर रिएक्शन नहीं है, ये तो आयन में ब्रेक हुआ है, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, ये भी हाफ सेल। यहाँ पे कंप्लीट सेल रिएक्शन आपको नहीं मिल रहा है, ये चेक कर लिए, क्योंकि एक ही हम लोग ले रहे हैं ना, या तो कैथोड वाला ले रहे हैं या एनोड वाला ले रहे हैं। ठीक है, हम्म। ठीक है। कंप्लीट ओके सर। दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, कैथोड हाँ और सर। एनोड को दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। अभी तो सिर्फ हमने एक कैथोड लिया है, अगर एनोड वाले से आपको प्रॉब्लम है तो इसको आप क्या करिए, मिटा दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ इसको मानिए। एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ये बताइए कि ई ऑफ सेल जो है, ये कैसी प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। हाँ सर। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी थी, एक्स। एक्सटेंस। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस था बेटा। वॉल्यूम डिपेंडेंट। हाँ,
क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है एक्सटेंसिव, और हाँ सर, एक्सटेंसिव जो है वो क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं होती। क्वालिटी डिपेंडेंट। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, यानी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये एडिटिव नहीं होती है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते। यानी दो इक्वेशन है, हाफ सेल है, ठीक है ना, अलग अलग हाफ सेल हैं, तो उन दोनों को मिला करके आप कोई उनका ईएमएफ ऑफ सेल निकालना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वो हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये देखिए डेल्टा जी एक्सटेंसिव करने, यहाँ से फॉर्मूले से भी हम ला सकते हैं, वो भी जरा सा देख लीजिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन एन एफ। यस सर। कुछ याद आ रहा है इसमें? हाँ सर, अभी तो करा था हमने। हाँ, नहीं ये क्या याद आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मकसद है? ये जो ई सेल है वो नॉन मतलब इज इक्वल्स टू इंटेंसिव है, नेगेटिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हमने हाँ ये भी सर, सीखा था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड इंटेंस से बनाते हो। करते हैं तो उससे इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। याद आया? हाँ सर। यस तो सर। देखिए दोनों ऊपर नीचे एक्सटेंसिव है नहीं है, उनको डिवाइड किया तो इंटेंसिव आ गई। बोलिए बेटा, ठीक है? ये क्लियर हो गई बात? हाँ अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। चलिए। अच्छा, जब कोई साल्ट स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, तो उसके लिए डेल्टा जी की इक्वेशन क्या लिखी जाती है? स्प्रिंग क्या मतलब, स्पेयरिंगली सॉल्युबल होता है। स्प्रिंगली सॉल्यूबल के लिए माइनस आर टी, ये भी बताया था मैंने उसके अंदर, एल एन के एच क्यू। के हाँ, के एच, एस पी एस। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्ट्स, ठीक है, उसको हम केएसपी कहते हैं। तो इसके लिए डेल्टा जी ये होगी, इस वाली इक्वेशन के लिए डेल्टा जी नॉट क्या होगा बताइए? माइनस वन एफ ई नॉट ऑफ सेल ऑफ ए जी पॉजिटिव से ए जी। बताइए, यही तो हो रहा है। हाँ सर। तो बस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और ये जो फाइनली जो हमने इक्वेशन लिखी है इसका क्या हो जाएगा? ई नॉट डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट, सर इसका हो जाएगा सर, नेगेटिव आर टी माइनस, एल एन। हाँ, और माइनस। ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ पे सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली सी एल नेगेटिव, रिडक्शन हो रहा है ना, हाँ सर। ऑब्लिक ए जी ए सी जी सी एल और ए जी। एल। अब देखिए यहाँ से जो मैं आपको बात दिखाना चाह रहा था वो ये, कि अगर मैं इसको G1 कह दूं, इसको G2 कह दूं, इसको G3 कह दूं, तो G3 जो आई है वो कैसे आई है? बोलिए। वो G1 क्या सर? और G2 को ऐड करने से ही तो आई है।